सोचो, एक ऐसा पायरेट था जिसका गोल वन पीस या लाफ्टेल तक पहुंचना नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को हासिल करना था। एक ऐसा बंदा जो होली लैंड के सबसे सीक्रेट रूम ऑफ फ्लावर्स तक घुस गया था, जहां तक गोल्डी रॉजर भी नहीं पहुंचा, जिसने खुद इमू को फेस किया, पिस्टल लेके धमकी दी, मैं वापस आऊंगा और पूरे वर्ल्ड को ले जाऊंगा ऐसा कहा। और इस बंदे का नाम था रॉक्स डी जेबेक। हाँ, वही जिसका नाम गॉड वैली इंसिडेंट के पीछे छुपा था, जिसके अंडर में व्हाइट बियर्ड, शिकी, स्टसी, वांगजी और काफी फ्यूचर लीजेंड्स एक साथ थे। लेकिन क्या ये सब उसका क्रू था या सिर्फ एक टेम्पररी गैंग? और उसका असली प्लान क्या था? क्या उसने सच में वर्ल्ड को हिला दिया था या ये सब उसके डाउनफॉल की शुरुआत थी? इस इनसेन ओरिजिन स्टोरी को मिस मत करना। यह है वन पीस का सबसे बड़ा फ्लैशबैक रिवील। तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1155 आ चुका है, जिसका नाम है रॉक्स पायरेट्स। ये चैप्टर टोटल 17 पेजेस का है। कलर स्प्रेड के 2 कलर पेजेस और 15 बाकी नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस। कलर स्प्रेड में हम लोग देख सकते कि स्ट्राइड क्रू एक शहर में है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक लकड़ी के लैडर पर वॉक कर रहे हैं। और ये चैप्टर वही शुरू होता है जहाँ पर लास्ट खत्म हुआ था। मतलब जब लोकी रॉक्स से कहता है कि तुम एल्बाप में हो, लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि हैरल्ड एक्सपीडिशन पे गया है। और रॉक्स को देखकर लोकी काफी शॉक था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने किसी छोटे साइज के इंसान को देखा है। फिर रॉक्स उससे उसका नाम पूछता है। फिर रॉक्स डिमांड करता है कि लोकी घर जाए और अपने फादर को बुला के लाए, क्योंकि उसके जख्मों का इलाज होना जरूरी है। लेकिन लोकी कहता है, तुझे क्या लगता है मेरा बाप मेरे छोटी मोटी चोटों के लिए वापस आएगा? और तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? तू खुद तो एक वीकलिंग लगता है। और ऐसा कहकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन रॉक्स भी अपने स्वॉर्ड से उसका अटैक काउंटर करता है, जिससे लोकी और भी घायल हो जाता है। और रॉक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ नो, लोकी को तो सीरियसली चोट लग गई। फिर नैरेटर बताता है कि रॉक्स के स्वॉर्ड अटैक से आसपास की चीजें ऐसे उड़ जाती है जैसे किसी जायंट हैमर या कैनन ब्लास्ट से उड़ती है। फिर उस इंसिडेंट के 8 साल पहले का एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जो कि रेवरी का है। पांगिया कैसल के सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं कि 5 किंग्स पर अटैक हुआ है और उन्हें एक बड़े से ब्लैक कपड़ों वाले आदमी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद हम इमू को रूम ऑफ फ्लावर्स में देखते हैं। इमू कहता है, इन मामूली किंग्स की जान के बदले तुम मुझसे निगोशिएट नहीं कर सकते। तो रॉक्स कहता है, मुझे पता है, लेकिन होली लैंड तो अब तक एक कंप्लीट मेस बन चुका है। और फिर हम देखते हैं कि रॉक्स तो इमू के पास ग्राउंड पर बैठा है और उसके हाथ में एक पिस्टल भी है। और वहां पर एक लेडी सर्वेंट भी है जो गुंको जैसी दिखती है। उसका आउटफिट नन जैसा है और मुंह पे मास्क है। और जब रॉक्स इमू को धमकी दे रहा था तो इमू उसे गुस्से से देखता है। फिर नैरेटर बताता है, पहली बार कोई होली लैंड के सबसे गहरे हिस्से यानी रूम ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचने में सफल हुआ है। उस आदमी ने खुद को एडमायरर ऑफ डेविड जोन्स बताया, लेकिन उसने बस यही किया क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। लेकिन जाते जाते भी वो कुछ बोल जाता है। रॉक्स कहता है, एक दिन मैं वापस आऊंगा यहीं पर। उसके बाद रॉक्स और हेरल्ड मारी जॉस से भागते वक्त टकरा जाते हैं। फिर एक एपिक डबल पेज में हमें दिखाया गया है कि दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया। उनका कॉन्करर्स हाकी क्लैश एग्जैक्टली रॉजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड या लूफी वर्सेस काइडो जैसा था। उनकी स्वॉर्ड एक दूसरे को छुई भी नहीं थी। फिर नैरेटर बताता है, उन दोनों का क्लैश इतना इंटेंस था कि 5 किलोमीटर रेडियस में जो भी लोग थे ना, सब वाइप आउट हो गए। और लड़ते वक्त ही उन्होंने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर इस शॉर्ट क्लैश के बाद वो दोनों साथ में वहां से भागते हैं। और क्योंकि हैरल्ड खो चुका था तो वो रॉक्स से पूछता है कि एल्बाप किस साइड है। रॉक्स कहता है कि अगर वो दोनों बच गए तो फिर मिलेंगे। लेकिन हैरल्ड कहता है कि वो कभी किसी विलन से दोबारा नहीं मिलना चाहता। और ऐसा कहते हैं हैरल्ड रेड लाइन से कूद जाता है और उसका पागलपन देखकर रॉक भी शॉक हो जाता है। फिर नैरेटर बताता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बावजूद मारी जॉज में जिसे रॉक्स ने अटैक किया था ना, वो एडमिरल फाइनली मर गया। इस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रॉक्स के ऊपर एक ह्यूज बाउंटी लगा दी। रॉक्स का वांटेड पोस्टर भी दिखाया गया है, लेकिन बाउंटी अमाउंट नहीं दिखाई गई है। कुछ टाइम बाद रॉक्स एक शिप पर अटैक करता है जो हेवनली ट्रिब्यूट मारी जॉज ले जा रही थी। उसने इवन एक गेट ऑफ जस्टिस भी तोड़ दिया ताकि वो एस्केप कर सके। और जब शिप और पैसा उसके हाथ में आ गया तो रॉक्स ने अपना पायरेट करियर स्टार्ट किया। अगले कुछ सालों तक उसके टारगेट सिर्फ पायरेट शिप्स ही थे। उसने डेव बैक फाइट जैसे गेम्स भी खेले नए क्रू मेंबर्स को ज्वाइन करवाने के लिए। लेकिन तब तक रॉक्स ने अपना ऑफिशियल पायरेट क्रू फॉर्म नहीं किया था। वो बस विलन्स का एक गैंग था जो रॉक्स को फॉलो करता था। फिर हम फ्लैशबैक के प्रेजेंट में वापस आते हैं, यानी 48 ईयर्स पहले।
और एक अमेजिंग डबल स्प्रेड में दिखाया गया है कि रॉक्स और उसके 6 क्रू मेंबर्स ऑरेस्ट कैसल में हैरल्ड और लोकी के साथ खाना खा रहे हैं। लोकी एक बेड पर लेटा होता है और पूरा बैंडेजेस से लिपटा है। जिससे हैरल्ड को पता चलता है कि लोकी इंज्योर है, वो तुरंत अपने एक्सपीडिशन से वापस आता है। लोकी काफी हद तक ठीक हो चुका होता है, लेकिन हैरल्ड उसे कहता है कि दोबारा अंडरवर्ल्ड में मत जाना, जो सुनकर लोकी इमोशनल हो जाता है। उसे खुशी होती है कि उसका फादर उसके लिए वापस आया। रॉक्स चाहता था कि हैरल्ड उसे ज्वाइन करे, क्योंकि उसे पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हैरल्ड की सारी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी थी। लेकिन हैरल्ड ये कहकर मना कर देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बाकी नेशंस का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर हैरल्ड रॉक्स के क्रू मेंबर्स से पूछता है कि वो लोग उस आदमी को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो शिकी कहता है, फॉलो किसको? इस इडियट को? मुझे हंसाओ मत यार, हम सब अपनी मर्जी से यहाँ है। अगर रॉक्स कल मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेसी कहती है, एग्जैक्टली, लेकिन उसके प्लान में कुछ तो बात है। मुझे तो इसमें अमीर बनने का एक मौका दिख रहा है। मार्लन कहता है, क्या तुमने हाचिनोसु के बारे में सुना है, जिसे आइलैंड ऑफ एग्जाइल भी कहते हैं, पायरेट आइलैंड? वही आइलैंड जहाँ हर कंट्री अपने सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को भेजती थी, जिन्हें उनके खुद के प्रिजन्स पे हैंडल नहीं कर पाते थे। उस आइलैंड पर खाने के लिए कुछ नहीं था, जहाँ लोग सिर्फ मौत का इंतजार करते थे। लेकिन हाल ही में उन्हीं क्रिमिनल्स ने वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? उस आइलैंड के नीचे गोल्ड के वेंस मिले थे। एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात पकड़ ली और उन क्रिमिनल्स की हेल्प की ताकि वो लोग अमीर बन सके। अब यहाँ पर व्हाइट बियर्ड, वांगजी और गांजुई भी होते हैं। और गांजुई वही बड़ा आदमी है जिसे हमने गॉड वैली में आर्मर पहने देखा था और जो थ्रिलर बार्क में मोरिया के ज़ॉम्बीज में भी था। डॉन मार्लन एक गैंगस्टर है जो विटो कार्लन टाइप इंस्पिरेशन है। शायद वो बेगे का फादर हो सकता है। वांगजी की शक्ल करीबू ब्रदर जैसी है, तो हो सकता है कि वो उनका बाप हो। रॉक्स एक बार फिर हैरल्ड को अपने साथ चलने को कहता है। लोकी चुपके से बेड से उठकर रॉक्स और हैरल्ड की कन्वर्सेशन सुन लेता है और जब उसने रॉक्स के वर्ड्स सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रॉक्स कहता है, मेरे साथ चल हैरल्ड, तू और मैं मिलकर अनबीटेबल हो जाएंगे। लेकिन हैरल्ड कहता है, बस करो, मैं एक नेशन का किंग हूँ। रॉक्स कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो हम पूरी दुनिया ही जीत लेते हैं। और लोकी पूरी दुनिया को जीतने की बात से बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बाद में लोकी को ये भी रियलाइज होता है कि रॉक्स ने उसे बचाया था। फिर हम देखते हैं कि कई शिप्स हाचिनोसु के पास पहुंचती है और नैरेटर बताता है कि ये 4 साल बाद यानी 44 इयर्स पहले का सीन है। वो कहता है कि उस दिन के बाद 4 साल बीत गए और हैरल्ड हर बार रॉक्स का ऑफर रिजेक्ट करता रहा और अब रॉक्स का प्लान फाइनली एग्जीक्यूट होने जा रहा है उन लोगों के इलीट ग्रुप के साथ जो उससे एग्री करते हैं। तो रॉक्स कहता है, लेट्स गो बॉयज। और चैप्टर एंड होता है रॉक्स पैरेट के फ्लैग के पहली बार वेव होने के शॉट के साथ। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।